हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 39वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 38 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। देखो, हमने यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट किया था और इस यूनिट नंबर 4 को चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। आज ये यूनिट नंबर 4 की अंतिम क्लास है और इस क्लास में यूनिट नंबर 4 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। देखो, इससे पहले की जो 2 क्लासेस थी उन क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि सर श्यानता क्या होती है, श्यानता गुणांक क्या होता है और सर श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है, बिमी सूत्र क्या है और उसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि सर स्टोक का नियम क्या होता है, स्टोक्स नियम क्या होता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो उन क्लासेस को आप जाकर देख सकते हो। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर ठोसों के गुण। जैसे हम यूनिट नंबर 4 में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था पदार्थों के गुण। तो उसमें हमने जो द्रव के गुण होते थे, द्रव के गुण तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए। जैसे आपको हमने समझा दिया कि दाब क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, श्यानता क्या होती है। तो और इसी के साथ साथ एक केशिकत्व की क्रिया होती है, सर वो क्या होती है। तो ऐसे हमने तमाम द्रवों के गुणों को पढ़ लिया। लेकिन अब बचे हैं ठोस के गुण। ठोस के गुण होते हैं 2। तो इन 2 गुणों के साथ ही यूनिट नंबर 4 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और ये दोनों गुण आज की ही क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है ठोसों के गुण। तो ठोसों के गुणों को दो गुणों को हमें पढ़ना है। वैसे बहुत सारे गुण होते हैं ठोसों में, लेकिन हमें अपने एग्जाम की दृष्टि से मात्र 2 गुण पढ़ने हैं। सर, इसका पहला गुण है विरूपण। आखिरकार डीफॉर्मिंग क्या चीज है, डीफॉर्मिंग आखिरकार क्या चीज होती है, ये हमको समझना है। दूसरा हमें गुण पढ़ना है सर इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होती है और इससे किस तरह से सवाल बनते हैं। तो ये 2 गुण हमें आज की क्लास में डिस्कस करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि सर विरूपण क्या होता है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि सर विरूपण की परिभाषा आप दीजिए, तो आपने पहले भी याद कर रखी होगी और नहीं याद की है तो चलो हम समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई वस्तु है, अगर हमने उस वस्तु पर बाहर से कोई बल लगाया, अगर बल लगाया है तो अगर बल उसकी आकृति में बदल दे, मतलब उसकी आकृति में बदलाव कर दे। हमने कोई वस्तु के ऊपर बाहर से बल लगाया है और बल इतना लगाया है कि उसकी आकृति में परिवर्तन कर दे, तब वो जो बल है उस बल को हम बोलेंगे विरूपक बल। और अगर वस्तु हमने बाहर से बल लगाने के बाद वस्तु अपने आप को अपना रूप बदल लिया, उसमें एक स्थायी परिवर्तन आ गया, एक स्थायी परिवर्तन आ गया है, तो ये जो गुण है वस्तु में अपनी प्रारंभिक आकार को छोड़कर एक नया आकार में स्थायी परिवर्तन आ जाना, ये जो गुण है सर यही कहलाता है विरूपण। तो मैंने इस परिभाषा को यहाँ लिख दिया है। लिखे इसलिए लाया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए आपका, इसलिए मैं यहाँ एक बार पढ़ देता हूँ इसको। क्या है, जब किसी पिंड पर एक बाह्य बल लगाया जाता है, बाहर से एक बल लगाया जाता है, तो वह बल उस वस्तु में यदि स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, अगर मान लो वो बल है वो उस वस्तु में स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, तब ऐसे बल को विरूपक बल, डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तथा तथा स्थायी परिवर्तन लाने के इस गुण को, स्थायी परिवर्तन लाने का ये जो गुण है, इस गुण को हम बोलते हैं विरूपण, मतलब डीफॉर्मिंग। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर ये क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये गोला है, ये किस चीज का गोला है, हमने माना सर ये गीली मिट्टी, गीली मिट्टी, ये हमारे पास गीली मिट्टी है, उसका ये एक गोला है। अगर गीली मिट्टी है तो सर हमने बाहर से बल लगाया, हमने बाहर से बल लगाया तो इसकी आकृति बदल जाएगी। तो हमने क्या किया कि सर बाहर से एक बल लगाया और आकृति इसकी मान लो इस तरह से कर दिया। बाहर से बल लगाने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने बाहर से बल लगाया है, बाहर से फोर्स इस पर लगा दिया। तो ये जो बाहर से फोर्स लगाया है, इस बल के कारण ही, ये जो बल है इस बल के कारण ही इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। इसकी आकृति और आकार ये बदल चुका है। अब अगर ये बदल गया है तो हम ये कहेंगे ये सर कौन सी अवस्था है, ये इसकी परिवर्तित अवस्था है। इसका इसकी जो रूप था उसमें एक स्थायी परिवर्तन आ चुका है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये है आकार में, आकार में स्थायी स्थायी परिवर्तन, परिवर्तन, ये है आकार में स्थायी परिवर्तन, ये स्थायी परिवर्तन आ चुका है। तो हम ये बात करें कि सर ये बाहर से बल लगाया है, ये जो गीली मिट्टी है ये अंदर से इस बल का विरोध नहीं कर पाती। अंदर से इस गीली मिट्टी का एक गुण होता है
कि सर अंदर से बाहर से लगने वाले बल के खिलाफ में अपने आप को नहीं रख पाती, अंदर से कोई बल नहीं लगा पाती है, इसीलिए इसकी आकृति बदल गई। और अगर इसकी आकृति बदल गई है तो ये जो आकृति बदलने की क्रिया है, इसमें जो स्थायी परिवर्तन आ गया है, तो ये जो परिवर्तन आने का गुण है, गुण किस में है? इस मिट्टी में ही तो है। इस मिट्टी में एक ऐसा गुण है कि बाहर से बल लगेगा तो हम अंदर से इसका विरोध नहीं करेंगे, ऐसा हमारा गुण है। तो अगर ऐसा गुण है तुम्हारा तो फिर इसमें स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। तो ये जो स्थायी परिवर्तन आया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्थायी स्थायी परिवर्तन स्थायी परिवर्तन लाने वाला गुण ही विरूपण कहलाता है। विरूपण कहलाता है। हमें समझ में आ गया सर विरूपण क्या है? विरूपण है किसी वस्तु में स्थायी परिवर्तन आ जाने का गुण, और ये इसमें स्थायी परिवर्तन आ गया क्योंकि ये मिट्टी है, गीली मिट्टी, और गीली मिट्टी अंदर से बाहर की तरफ किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर अगर यहाँ गीली मिट्टी ना है, मान लीजिए एक हमारे पास रबर की बॉल है, मान लो इतनी बड़ी बॉल है, रबर की बॉल है, तो अगर रबर की बॉल पर हम अंदर अगर ऊपर से बल लगाएंगे तो सर रबर की बॉल अंदर से बाहर की तरफ बल लगाएगी, मतलब हमारे बल का विरोध करेगी। हमने देखा कि सर अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है कि ये है रबर की बॉल, ये रबर की बॉल है, रबर की बॉल है। अगर हम इसके ऊपर बाहर से बल लगाएंगे, अगर हमने इस वस्तु के ऊपर बाहर से बल लगाया है, अगर बाहर से बल लगाएंगे तो सर इसके अंदर देखो, इसमें गुण क्या था? इसमें गुण था अंदर से किसी प्रकार का बल नहीं लगाएगा, तो ये आराम से अपनी अवस्था इसने बदलवा ली। लेकिन रबड़ के पास एक गुण है, रबड़ के पास गुण है कि सर अगर बाहर से तुम बल लगाओगे तो हम अंदर से बाहर की तरफ एक बल लगाएंगे, मतलब रबड़ जो होगी ना वो अंदर से बाहर की तरफ एक बल लगाएगी, अंदर से बाहर की तरफ एक बल लगाएगी एफ, मान लीजिए एफ। अब ये अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है और एक बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है। ये जो अंदर की तरफ लगता है बल, अंदर से बाहर की तरफ, ये क्या करता है? बाहर से लगने वाले बल का विरोध करता है। वो कहता है कि भाई साहब हमारी आकृति को मत बदलो, हमारी आकृति को बदलोगे तो हम अंदर से बाहर की तरफ तुम्हारे ऊपर उल्टा एक बल लगाएंगे। तो ये जो बल, ये अंदर वाला जो बल होता है इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो हम यहाँ पर एक लिखते हैं सर, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स, FORCE, ये रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। देखो तो यहाँ से हम थोड़ी सी जानकारी प्रत्यानयन बल के बारे में करेंगे। देखो प्रत्यानयन जो बल था वो तो हमने डिटेल में पहले के वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपको प्रत्यानयन बल को डिटेल में पढ़ना है कि सर ये प्रत्यानयन बल क्या है, स्प्रिंग खींच देते हैं तो उसमें किस तरह से प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, स्प्रिंग नियतांक क्या होता है और स्प्रिंग नियतांक कैसे निकाला जाता है, और उससे संबंधित किस तरह से प्रश्न होते हैं। तो सर वो तो हमने बल जब पढ़ाए थे, तो बल पढ़ाने के दौरान हम एक बल पढ़ाया था प्रत्यानयन बल। यदि आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप वो प्रत्यानयन बल वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी प्रत्यानयन बल की दूंगा, उतनी जानकारी दूंगा जितनी हमें ये प्रत्यास्थता को समझने के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम समझते हैं सर प्रत्यानयन बल क्या है। तो हमें यहाँ से इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि अगर किसी वस्तु के ऊपर बाहर से कोई बल लगाएंगे तो वह वस्तु अंदर से बाहर की तरफ उसका विरोध करेगी, मतलब अगर बाहर से बल लगाएंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन आएगा, और अगर आकृति में परिवर्तन आएगा तो इस आकृति में परिवर्तन का विरोध करने के लिए वस्तु के अंदर से स्वतः एक बल उत्पन्न हो जाता है। इस बल को ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब हम प्रत्यानयन, रीस्टोरिंग फोर्स है ना, हम इसको FR पढ़ देते हैं, सफिक्स में लगा दिया है FR। तो हम इस बात को लिख देते हैं कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के अंदर स्वतः एक विरोधी
बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु की जो वस्तु की आकृति आकृति में परिवर्तन परिवर्तन का विरोध विरोध करता है करता है प्रत्यानयन बल कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है कहलाता है। ये हमें समझ में आया कि सर प्रत्यानयन बल क्या है। प्रत्यानयन बल क्या है? अंदर से किसी वस्तु के अंदर अपने आप जनरेट हो जाएगा। अगर बाहर से हम कोई बल लगा रहे हैं और वस्तु में अगर उसके आकार में या फिर आयतन में परिवर्तन आ रहा है तो उस परिवर्तन को रोकने के लिए वस्तु के अंदर स्वतः एक बल उत्पन्न हो जाएगा। उसी बल को हम प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये हमें समझ में आया रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये मान लो स्प्रिंग है, ये नॉर्मल अवस्था में है, एकदम अभी नॉर्मल अवस्था में है। लेकिन अगर हम इस स्प्रिंग को खींच देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, लेकिन हमने इसको ऊपर अगर एक बाह्य बल लगाकर इसको खींच दिया, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर हमने कोई ब्लॉक लगाकर यहाँ पर बाह्य बल लगाया, इसके ऊपर बाह्य बल लगा दिया और इसको खींच दिया, तो सर इसके ऊपर एक बाह्य बल है जिसने इसकी आकार या फिर इसकी आकृति में परिवर्तन ला दिया। अब जैसे ही परिवर्तन ला दिया तो इस स्प्रिंग के अंदर अपने आप ही यहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा जो ये खींचने का विरोध करेगा। तो इस वाले बल को ही हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो ये हम समझे सर प्रत्यानयन बल क्या होता है। अब हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि सर जो प्रत्यानयन बल है, सर इस बल के कारण ही ये प्रत्यास्थता का गुण होता है। प्रत्यास्थता का गुण क्या है तो थोड़ा हम समझते हैं कि सर प्रत्यास्थता होती क्या चीज़ है। प्रत्यास्था का मतलब है अगर किसी वस्तु के ऊपर बाहर से एक बल लगाकर उसकी आकृति में हम परिवर्तन कर दें और हमने मान लीजिए एक वस्तु है उसको खींच कर उसकी आकृति में परिवर्तन ला दिया और जैसे ही हम इस बाह्य बल को हटाएंगे तो वह वस्तु प्रत्यानयन बल के कारण ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो ये वाला जो गुण है किसी वस्तु का, किसी सॉलिड का, अगर ये गुण है कि हमने बाह्य बल लगा के उसकी आकृति बदल दी थी और जैसे ही बाह्य बल हटाया तो फिर वो पुनः अपनी आकृति में आ गया, ये वाला गुण कहलाता है प्रत्यास्थता, एलास्टिसिटी। मतलब अगर किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला बाह्य बल हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इस प्रत्यास्थता की परिभाषा लिखते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सर प्रत्यास्थता क्या होती है। देखो अभी हमने परिभाषा थोड़ी सी समझी थी प्रत्यास्थता की, लेकिन अब हम यहाँ समझेंगे सर प्रत्यास्थता क्या है, आखिरकार एलास्टिसिटी क्या होती है। तो देखो ये परिभाषा उसकी लिखी है, इसको लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि लिखने में टाइम जाता है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो हम इसको चलो पढ़ते हैं क्या है। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगने से उसके आकार तथा आयतन में परिवर्तन हो जाता है। अगर किसी वस्तु के ऊपर विरूपक बल लगाएंगे तो उसके आकार और आयतन में परिवर्तन हो जाता है तथा विरूपक बल हटाने पर यदि वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाए तो वस्तु के इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। मतलब हमने बाहर से कोई बल लगाया है और बल लगाने के बाद उस वस्तु में एक परिवर्तन आ गया है, आकार और आयतन बढ़ गया है, परिवर्तन आ गया है, लेकिन अगर हमने बल हटाया तो पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई, तो हम इसको बोलेंगे कि सर ये वस्तु अपने अंदर प्रत्यास्थता का गुण रखती है, जिसके कारण ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गई। अब हम इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक मान लीजिए ये क्षण है, ये कोई किसी प्रकार की ये क्षण है, एक ये क्षण है, 3 हम क्षण ले रहे हैं यहाँ पर 3, तो और ये समान लंबाई की क्षणें हैं, इनकी जो लंबाई है वो सबकी समान है, समान लंबाई की ये क्षणें हैं। मान लीजिए एल लंबाई है, सबकी एल लंबाई है, एल लंबाई की ये तीनों की तीनों क्षणें हैं। हमने क्या किया, इन पर बल लगाया, एक बल लगाया जिसको हम विरूपक बल बोलेंगे बाहर की तरफ। तो हमने हुआ क्या कि एक इधर बल लगाया, एक हमने इधर बल लगाएंगे, तीनों पर एक बल लगाएंगे और इधर लगाएंगे बल, तीनों पर हम बल लगाएंगे F और F। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, तीनों पर हम बल लगाएंगे
तो इस बल के कारण होगा क्या, इसमें परिवर्तन आएगा। हम मान लीजिए ये जो बल लगाया है 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन और इधर भी 10 न्यूटन है, तो हम मानते हैं कि सर हमने बराबर बराबर दोनों तरफ बल लगा दिया है। अब इस बल लगाने के कारण इनमें परिवर्तन देखते हैं। तो हुआ क्या कि ये जो क्षण थी, ये वाली क्षण भाई बढ़ गई, इस वाली को देखा ये भी बढ़ गई, ये भी क्षण बढ़ी है, और अगर इस वाली को देखेंगे तो सर ये भी बढ़ी है। कुल मिलाकर ये तीनों की तीनों छड़ थी, इनकी लंबाई बढ़ चुकी है, एल लंबाई थी। तो अगर हम मानते हैं कि सर यहाँ तक एल लंबाई पूरी हो गई, यहाँ तक तीनों की एल लंबाई पूरी हो चुकी थी, ये है डेल्टा एल, इतनी बड़ी है, इसमें भी ये डेल्टा एल, ये बढ़ी हुई लंबाई है, इसमें भी ये डेल्टा एल, ये बढ़ी हुई लंबाई है। वास्तविक लंबाई इनकी इतनी थी, वास्तविक लंबाई एल थी, बढ़ी हुई लंबाई डेल्टा एल है, तो ये एल प्लस डेल्टा एल हो गई, ये हो गया। ये सिचुएशन कब हुई है, जब सर इधर भी एक बल लगा है और इधर भी एक बल लगा है। इस बल को हम बोलते हैं बाह्य बल, बाह्य बल लगाया है हमने तीनों पर, तो इनकी जो लंबाई है वो इस तरह से बढ़ी। अब हमने क्या किया कि सर अब हम बाह्य बल को हटाएंगे। अभी तो क्या है कि सर यहाँ पर बाह्य बल लगा है, इन तीनों पर बाह्य बल लगा है। अब हम क्या करेंगे, इस बाह्य बल को हटाएंगे। हम ये जो बाहर लगा हुआ बल है, इस बल को हम हटाएंगे, और ये जो बाहर लगा है इन बल को हम हटाएंगे। हटाने के बाद सिचुएशन क्या बनी, हटाने के बाद सिचुएशन 3, फिर हम सिचुएशन देखते हैं। हमने देखा कि सर ये वाली क्षण थी वो लौट कर पुनः एल लंबाई की थी, तो एल लंबाई की बन गई। यहाँ से जो बल था वो बल हमने खत्म कर दिया, यहाँ से बल था वो बल खत्म कर दिया। तो जैसे ही खत्म किया तो वस्तु अपने आप अंदर की तरफ आई और अपनी लंबाई में जितनी शुरुआत में इसकी लंबाई थी उतनी लंबाई में कन्वर्ट हो गई। हमने इधर देखा सर दूसरी वाली क्षण को, तो इसकी जो लंबाई थी, इसकी जो लंबाई थी एल, वो यहीं तक हो पाई, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन रह गया, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन रह गया। ये मानते हैं कि सर अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबाई की थी और बढ़कर ये 15 हो गई ये वाली, तो ये घटकर 12 रह गई। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि सर डेल्टा एल डैश कि थोड़ा सा अभी थोड़ा सा परिवर्तन है, बहुत मिनिमम परिवर्तन है, लेकिन है। जितनी ये बढ़ गई थी जितनी, ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि जितनी ये बढ़ी हुई है ये घटी ही नहीं, घटी है, लेकिन ये घटकर बिल्कुल एल नहीं बन पाई, थोड़ी सी ही। चलो हम चित्र में थोड़ा ऐसा दिखाते हैं कि ये बिल्कुल बढ़ी तो है, ऐसा नहीं है कि ये अपनी प्रारंभिक लंबाई में आ जाए, बस इतनी जो है ना, इतनी वाली लंबाई, इतनी ये बच गई इसकी, ये इतना कम नहीं हो पाई। हमने अगर इसको देखा तो सर ये देखो, ये है ये वाला चित्र है, इसकी लंबाई कितनी थी, एल लंबाई की, और अब ये डेल्टा एल हो गई। जैसे ही डेल्टा एल हो गई और हमने अगर इधर से बल हटाया तो फिर ये जो है डेल्टा एल ये परिवर्तित हुआ ही नहीं। मतलब इसको इतनी लंबाई होने के बाद जब बल हमने हटाया तो फिर ये घटी ही नहीं। इस पर देखो, यहाँ घटा था, यहाँ पर ये घटी थी, लेकिन ये घटी ही नहीं। यहाँ का बल हमने हटा दिया, यहाँ का बल भी हटा दिया, तो हुआ क्या, सिचुएशन क्या बनी, सिचुएशन ये बनी कि इसने अपनी लंबाई को बढ़ने के बाद घटाया ही नहीं। इसने क्या था, पूरी तरह से जितनी शुरुआत में लंबाई थी उतनी ही लंबाई हो गई। हमने इस पर बल लगाया, लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ने का छोड़ा तो फिर घटी, और घटने के बाद बचा कितना, शुरुआत में जो लंबाई थी इसके बराबर ही ये बच गई। तो एक तो ये सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, सर ये लंबाई थी, इस पर बल लगाया तो ये डेल्टा एल बढ़ गई, लेकिन जब हम लंबाई को छोड़ा तो घटी तो, लेकिन घटने कितनी घटी, उतनी पूरी नहीं घट पाई सर, थोड़ी बच गई। ये पूरी डेल्टा एल खत्म नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ी बच गई, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है। हमने तीसरी वाली को देखा सर कि लंबाई को बढ़ा दिया, बल लगाकर ये लंबाई बढ़ गई डेल्टा एल, लेकिन जब हमने इस बल को हटाया तो फिर इसने घटाया ही नहीं, अपनी लंबाई को कम ही नहीं किया, जितना ये बढ़ गया था अब उतना ही है फिक्स। तो यहाँ से 3 प्रकार की वस्तु निकल के आई। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिस पर अगर बाह्य बल हटा दें तो वह अपनी अवस्था में पूर्ण रूप से लौट आए, एल लंबाई की थी एल में आ गई, तो हम इसको बोलेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। और अगर एक कोई ऐसी वस्तु है कि जिसकी लंबाई को सर बढ़ा दिया है, और अगर हम हटाएंगे, विरूपक बल हटाएंगे, तो वो घटाएगी तो हती अपनी लंबाई को घटाएगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं घटा पाएगी, पूरी तरह से जितनी लंबाई की शुरुआत में थी उतनी नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी बढ़ी हुई महसूस होगी। तो वो हम बोलेंगे कि ये वस्तु है प्रत्यास्थ वस्तु। ये पूर्ण प्रत्यास्थ है तो ये है प्रत्यास्थ वस्तु। और ये वाली वस्तु सर इसकी लंबाई बढ़ा दी थी, जब हमने बाहर से बल हटाया तो ये घटी ही नहीं, ये एक बार बढ़ाने के बाद घटी नहीं,
तो सर इसको बोलेंगे अप्रत्यास्थ वस्तु। तो वस्तु यहाँ से 3 प्रकार की हम बता सकते हैं। ये है सर, ये अगर ये वस्तु है तो ये है प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ वस्तु। ये हो गई प्रत्यास्थ वस्तु। ये पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, पूर्ण पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है ये वाली। अगर हम बात करें सर ये वाली वस्तु, फिर इस वाली वस्तु को हम क्या कहेंगे? ये है प्रत्यास्थ, ये इसको बोलेंगे प्रत्यास्थ वस्तु, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ वस्तु, ये प्रत्यास्थ वस्तु। और ये कैसी वस्तु है? सर इसने तो अपनी लंबाई को घटाया ही नहीं था, तो ये तो बिल्कुल अप्रत्यास्थ वस्तु है। तो हम बोलेंगे अप्रत्यास्थ वस्तु, अप्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ वस्तु। तो हम यहाँ से समझे कि सर ये जो प्रत्यास्थता का जो गुण है, ये जो प्रत्यास्थता का गुण है वो हमने समझ लिया कि बाहर से बल हटाएंगे, वस्तु अपनी आप उस लंबाई को जो परिवर्तन आ गया उसको कम करके अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना चाहेगी। कुछ वस्तु ऐसी हो सकती हैं जो अपनी पूरी तरह से प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं, उनको हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल पूरी रूप से नहीं आ पाती, थोड़ा सा परिवर्तन उनमें रह जाता है, फिर भी उनको हम प्रत्यास्थ बोल लेते हैं। और कुछ वस्तु ऐसी होती हैं कि अगर उनके आयतन या आकार में परिवर्तन कर दिया तो वो दोबारा से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएंगे ही नहीं, वो घटते ही नहीं है, वो कहलाती हैं अप्रत्यास्थ वस्तुएं। तो ये तो हो गई 3। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं यहाँ पर, अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, जैसे रबर, ऐसे लिखते हैं समान समान आकार की रबर की बॉल, कोमा स्टील की बॉल में किसकी प्रत्यास्थता अधिकतम है, अधिकतम है। सवाल तुम्हारे सामने है, हमारे पास समान आकार की 2 बॉल हैं, एक बॉल तो सर रबर की है, एक बॉल स्टील की है, हमें बतानी है सर प्रत्यास्थता किसकी ज्यादा है। तो तुम्हारा जवाब इनमें से भाई चुनो, रबर की बॉल आएगा आंसर के स्टील की बॉल आएगा, किसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होगी? तो इसका जवाब है स्टील की बॉल, स्टील की बॉल। अब तुम्हारे यहाँ अगर दिमाग घूम जाए कि सर स्टील की बॉल कैसे, स्टील की बॉल तो बढ़ेगी नहीं, रबर की बॉल तो बढ़ेगी। हमें दिखता है कि रबर की बॉल देखा जाएगा तो अगर हम पिचकाएंगे तो उसका आकार बदलते हुए प्रतीत होगा और छोड़ेंगे तो वैसा ही फिर बन जाएगा। तो हम तो सर रबर की बॉल हमें समझ में आता है, नहीं स्टील की होगी। पता है क्यों? क्योंकि ये जो प्रत्यास्थता का गुण है ये किस चीज पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण है, प्रत्यास्थता का गुण जितना ज्यादा होगा उतना हमें बाहर से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसकी आकृति को बदलने के लिए। अगर हम ये जानना चाहते हैं कौन वस्तु ज्यादा प्रत्यास्थ है, कौन वस्तु कम प्रत्यास्थ है, जैसे कि हम यहाँ जानना चाहते थे, तो हम केवल ये देखेंगे कि सर इस वस्तु में इन दोनों में से मान लो समान आकार की 2 बॉलें हैं, हम 1 सेंटीमीटर का परिवर्तन लाना चाहते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर पिचकाना चाहते हैं, दोनों को 1 सेंटीमीटर पिचकाना चाहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर अगर रबर की बॉल को पिचकाना है तो कितना बल लगेगा वो आप समझ सकते हो, और अगर स्टील की बॉल को 1 सेंटीमीटर पिचकाना है तो कितना बल लगेगा वो भी आप जान सकते हो। कहाँ बल ज्यादा लगाना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर रबर की बॉल को पिचकाने के लिए मान लीजिए 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो स्टील की बॉल को पिचकाने के लिए 100 से तो ज्यादा ही लगेगा भाई साहब, 1 सेंटीमीटर अगर पिचकाना है तो। इसका मतलब सर प्रत्यास्थता का गुण जो है वो स्टील में ज्यादा है। मतलब क्या है प्रत्यास्थता का गुण? प्रत्यास्थता का गुण का मतलब है किसी बॉल की आकृति में, किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करने के लिए बाहर से जितना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा वह वस्तु उतनी ही ज्यादा प्रत्यास्थ है। मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन करने के लिए जितना ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वह वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो हमें समझ में आया कि सिर्फ रबर की बॉल की आकृति बदलने में कम बल लगेगा कि स्टील की बॉल की आकृति में स्टील की बॉल की आकृति को बदलने में कम बल लगेगा। तो बल कम कहाँ लगेगा? सर कम लगेगा यहाँ पर, तो इसकी प्रत्यास्थता कम होगी, और सर ज्यादा लगेगा यहाँ पर, तो इसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होगी। मैंने यही पूछा है इन दोनों में कौन बॉल है जिसकी प्रत्यास्थता ज्यादा है, तो सर स्टील की बॉल की प्रत्यास्थता ज्यादा है। तो ये हम याद रखेंगे डायरेक्ट। अब हम एक बात समझते हैं सर, यहाँ से ये जो था, यहाँ से हम एक समझते हैं सर, परिभाषा है विकृति, स्ट्रेन, STRAIN। स्ट्रेन क्या होता है?
हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए एक एल लंबाई की वस्तु है, इस ट्रेन को हम यहाँ समझते हैं कि ये सर एल लंबाई की एक क्षण थी, एल लंबाई की क्षण थी, एल की, और हमने इसको क्या किया, बल लगा दिया बाहर से। बल लगाने के बाद ये क्षण बन गई ये इस तरह से, ये हो गई एल और ये डेल्टा एल, ये एल प्लस डेल्टा एल हो गई। बाहर से बल लगाया तो क्षण बड़ी हो गई ऐसा, तो ये परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन होने के बाद हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब है कितना बढ़ गया है वो है, और ये प्रारंभिक एल है। तो विकृति क्या होती है सर, विकृति क्या होता है सर, विकृति एक अनुपात है। किस चीज का अनुपात है सर, किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, प्रारंभिक में उसकी लंबाई कितनी थी और बढ़ कितनी गई, इन दोनों का रेशियो होता है। इसका मतलब जितनी बढ़ गई है उसको हम अंश में रखेंगे और जितनी प्रारंभिक है वो उस हर में रख लेंगे, और जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो को ही बोलते हैं विकृति। तो हम यहाँ लिख सकते हैं किसी वस्तु की किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकार के अनुपात को ही विकृति कहते हैं, विकृति कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्ट्रेन कहते हैं। तो हम अगर विकृति का फॉर्मूला लिखें, विकृति, तो विकृति बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल, ये याद रखना। अब हमें एक बात यहाँ से दिख सकती है, सर ये डेल्टा एल का मतलब क्या है, लंबाई है एक प्रकार का, तो इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक भी मीटर है, तो सर मीटर मीटर मात्रा तो खत्म। तो फिर ये विकृति कैसी राशि है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह एक विकृति एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। तो हमें समझ में आया कि अगर विकृति की बात करेंगे सर, विकृति, तो ये एक विमाहीन राशि है, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई है। तो ये हमें समझ में आ चुका है सर विकृति आखिरकार क्या चीज है। तो हमने इस स्लाइड में समझा कि प्रत्यास्थता क्या है, अब हमने समझ लिया विकृति क्या है और प्रत्यास्थता का गुण। ये एक सवाल समझ लिया, ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछता है, तो हमने ये सवाल समझ लिया कि सर किसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होगी, तो हमने ये समझा, उसके साथ विकृति पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सर प्रतिबल क्या होता है, फिर प्रतिबल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता गुणांक, और 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार प्रतिबल क्या होता है। देखो अभी हमने समझा कि सर विकृति क्या होती है, विकृति को हम समझ में आ गया। और सर विकृति को अगर देखें तो सर 3 प्रकार की हमारे पास विकृति थी। पहली थी रेखीय विकृति। रैखिक विकृति का मतलब है अगर किसी की चीज कोई वस्तु है उसकी लंबाई में वृद्धि कर देंगे, अगर हम बाहर से बल लगाएंगे और उसकी लंबाई में वृद्धि या फिर कमी करेंगे तो हम रैखिक वृद्धि उसको बोलेंगे। और ये डेल्टा एल अपॉन एल है। डेल्टा एल का मतलब है लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, और यहाँ एल का मतलब है प्रारंभिक लंबाई। अगर हम बात करते हैं आयतन विकृति की, तो आयतन विकृति का मतलब है सर किसी वस्तु का आयतन हम बाह्य बल लगाकर या तो कम कर देंगे या फिर बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर ये आयतन में परिवर्तन है, कितना आयतन परिवर्तित किया है, और ये है प्रारंभिक आयतन। तो ये है आयतन विकृति। अगला है हमारा विरूपक विकृति। विरूपक विकृति क्या होती है, किसी वस्तु के ऊपर बल लगाकर हमने उसके रूप को विरूपित कर दिया है, मतलब उसके रूप को बदल दिया है, तो इसको बोलते हैं विरूपक विकृति। जैसा ये वाला है, ये सीधा सीधा स्क्वायर था, हमने इस पर बल लगाया, इसका थोड़ा रूप बदल गया, ये तिरछा हो गया, तो तिरछा होने के कारण इसका रूप बदला है, तो इसी को हम विरूपक विकृति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर था तो डेल्टा एक्स खिसक गया है, ये डेल्टा एक्स इधर खिसक गया है, तो डेल्टा एक्स अपॉन इसकी वास्तविक लंबाई एक्स थी, तो वो रखकर हम यहाँ से विरूपक विकृति निकाल सकते हैं। अब हम एक और बात समझ सकते हैं यहाँ से कि जो रैखिक विकृति है, अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस 3 की बात करें तो ये बताओ रैखिक विकृति किस में होगी, तो रैखिक विकृति केवल सॉलिड में होती है, यह केवल सॉलिड की होती है। तुम कहोगे सर ठोस की ही रैखिक विकृति होती है, सर द्रव और गैस की क्यों नहीं होती है? तो एक बात बताओ, क्या तुम द्रव से एक रेखा बना सकते हो? क्या तुम द्रव से एक रॉड बना सकते हो? नहीं बना सकते। या फिर गैस से एक रॉड बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो फिर लंबाई कहाँ से वृद्धि हो जाएगी?
तो कुल मिलाकर ना तो द्रव की रॉड बनाई जा सकती है और ना ही गैस की बनाई जा सकती है। इसलिए रेखीय विकृति है या फिर रैखिक विकृति है वह केवल सॉलिड में होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सॉलिड, SOLID, इसका मतलब ये है रैखिक विकृति ओनली सॉलिड में ही होती है। अगली बात करते हैं सर आयतन विकृति। सर आयतन तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, तो बाहर से बल लगाकर आयतन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो आयतन विकृति है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकती है। तो हम इसकी बात करेंगे तो सर इसमें तो SOLI सॉलिड, LIQUID लिक्विड और गैस GASS, तो ये तीनों में हो सकती है। अगर हम आपसे पूछें कि वो कौन सी विकृति है जो सॉलिड और लिक्विड, गैस तीनों में हो सकती है, तो वो केवल आयतन विकृति है। और रैखिक विकृति केवल सॉलिड में होती है। अगर बात करें विरूपक विकृति, अगर किसी वस्तु का बाहर से रूप बदल देंगे बल लगाकर तो वो होता है विरूपक विकृति। ये भी सर सॉलिड में ही होती है। लिक्विड का रूप नहीं बदला जा सकता और गैस का रूप नहीं बदला जा सकता। तो कुल मिलाकर ये है विरूपक विकृति भी सॉलिड में ही होती है। हम ये भी समझ में आया कि सर ये भी सॉलिड, SOLID, ये भी सॉलिड में होती है। तो हमने समझा कि सर विकृति क्या होती है, और विकृति थी 3 प्रकार की, ये आपके सामने लिखी है। उसमें रैखिक विकृति केवल सॉलिड में होगी, आयतन विकृति सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकती है, और विरूपक विकृति केवल सॉलिड में होती है। तो ये हम विकृति तो समझ चुके हैं। तो 3 प्रकार की विकृति हमारे पास हो गई। अब हम समझते हैं सर प्रतिबल क्या होता है। देखो प्रतिबल समझने के लिए हम एक बात बताते हैं आपको। हमने आपको दाब पढ़ाया था, दाब, हमने दाब पढ़ाया था। दाब मैंने लगाया था यहाँ पर बल, बल बट्टे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था। मैंने कहा दाब क्या होता है, हमने बताया था कि सर दाब का मतलब होता है सर बल बट्टे क्षेत्रफल। और ये वाला बल कौन सा है, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल है, बाहर से लगने वाला, और उस वस्तु की पृष्ठ के लंबवत। अगर मान लो कोई बल है किसी वस्तु के ऊपर, उस पृष्ठ के लंबवत लगता है तो उस बल का भी नाम प्रणोद हो जाता है। अगर हम बात करें ये जो बल है, ये बल या फिर हम इसको बोलेंगे प्रणोद, प्रणोद। अगर तुम कहोगे सर बल और प्रणोद में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है, बस प्रणोद होता है वो वाला बल, वह बल जो किसी वस्तु के ऊपर लंबवत लगे, उसका नाम हो जाता है प्रणोद। तो हम बात करें सर दाब की, तो दाब में हमारे पास क्या था, दाब का फॉर्मूला जब हमने लिखाया था तो हमने बताया था कि ये जो बल होता है, बल या प्रणोद है, वो कौन सा बल है, कोई वस्तु है उसके ऊपर से हम कितना बल लगा रहे हैं वो वाला बल यहाँ रख देते हैं, और कितने क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं वो क्षेत्रफल यहाँ रख देते हैं, और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो पता चलता है दाब आ गया। अब हम यहाँ समझते हैं कि सर प्रतिबल क्या होता है, क्योंकि दाब और प्रतिबल में बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत माइनर सा अंतर है, समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सर प्रतिबल। ये चित्र आपको नजर आ रहे हैं, अगर देखो ये है रॉड, धातु की कोई रॉड है, तो हम देखें कि अगर ये रॉड है, हम यहाँ पर बल लगाकर इसको खींचना चाहें, इस रॉड को हमने स्थिर रख दिया है कहीं पर, मतलब ये मान लो कि इसको हमने स्टेबल कर दिया है, इस पृष्ठ से बांध दिया है, इससे हमने बांध दिया है, मान लो इन दोनों रॉडों को यहाँ पर हमने बांध दिया है इसको। अब हमने इधर बल लगाकर बाहर की तरफ खींचना, मतलब खींचना प्रारंभ किया, तो होगा क्या कि सर जैसे ही हम बाहर की तरफ एक बल लगाएंगे तो इतना, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो मैंने शेडेड किया है, ये वाला एरिया, इस एरिया पर मैं बाहर की तरफ एक बल लगा रहा हूँ, तो इस वस्तु के अंदर अपने आप एक बल जनरेट हो जाएगा जो बाहर लग रहा है ना बल, इसके विपरीत में, और ये चाहेगा, ये वाला बल ये चाहेगा कि तुम इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हो, ये वाला बल इसकी लंबाई बढ़ाना चाहता है, और ये वाला बल इसकी लंबाई जो बढ़ रही है उसमें विरोध करेगा कि भाई साहब नहीं, हमारी लंबाई मत बढ़ाओ। तो ये वाला जो बल है वो बाह्य बल का विरोध करने के लिए वस्तु के अंदर ही उत्पन्न हो जाता है, और इस बल को क्या कहते थे, रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। हमने पहले प्रत्यानयन बल आपको डिटेल में पढ़ा दिया है पहले। अगर जिन लोगों ने प्रत्यानयन की वीडियो नहीं देखी है तो प्रत्यानयन बल को डिटेल में अगर समझना है तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो अभी हम थोड़ी सी जानकारी बताएंगे कि प्रत्यानयन बल क्या है। वस्तु के अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाएगा और बाहर से लगने वाले बल के जस्ट विपरीत लगेगा और उसका विरोध करेगा। तो कुल मिलाकर सर ये जैसे बाह्य बल हमने लगाया तो इसका विरोध करने के लिए यहाँ प्रत्यानयन बल FR लग गया। अगर हमने अंदर की तरफ इस पर बल लगाया है, इस रॉड की लंबाई को घटाना चाहते हैं, तो प्रत्यानयन बल बाहर की तरफ लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ पर कोई लिक्विड या फिर कोई गैस भरी है, हमने बाहर से अंदर की तरफ एक बल लगाया
तो आयतन को हमने कम करने का प्रयास किया, तो अंदर ये जो लिक्विड है, अब बात करेंगे सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया ये है, ये एरिया है, यहाँ पर ये एरिया है जिस पर ये बल काम कर रहा है, और इसी पर ये प्रत्यानयन बल लगा है। यहाँ पर भी बाह्य बल भी इस एरिया पे लगा है और प्रत्यानयन बल भी इस एरिया पे लगा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये वाला है, यही एरिया है, इस पर बाह्य बल भी लगा है और इस पर प्रत्यानयन बल भी लगा है। अगर हम बात करें सर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली पृष्ठ थी, ऊपर वाली पृष्ठ, उसका एरिया हम मानते हैं ए है, उसका एरिया पृष्ठ है, इस पृष्ठ का ऊपर वाली जो पृष्ठ थी उसका एरिया ए है, और इसी पृष्ठ पर हम लगा रहे हैं स्पर्श रेखीय बल। तो एरिया हमें तीनों जगह समझ में आ गया, ठीक है, और हमें बल समझ में आ गया। अब देखो यहाँ देखो, बल हमने बाह्य बल ये लगाया तो प्रत्यानयन बल ये लग गया। अगर यहाँ पर बाह्य बल स्पर्श रेखीय बल यहाँ लगाएंगे तो प्रत्यानयन बल यहाँ पर स्पर्श रेखीय इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये इधर गति करवा रहा है तो इसको रोकने का प्रयास करेगा। तो हमें यहाँ पर इन तीनों डायग्राम में पता चल गया सर बाह्य बल कौन सा है, प्रत्यानयन बल कौन सा है। अगर मैं यहाँ पर दाब की बात करूं तो दाब पता क्या होगा, ये वाला बल बट्टे ये वाला क्षेत्रफल, ये हो गया दाब, यहाँ पर लगने वाला दाब। या यहाँ से बात करें तो सर ये वाला बल बट्टे ये वाला क्षेत्रफल, ये दाब निकल आया। लेकिन अगर हम यहाँ से प्रतिबल निकालने का प्रयास करें तो प्रतिबल होगा ये वाला बल जो वस्तु के अंदर उत्पन्न हो रहा है, ये वाला बल अपॉन ये एरिया, कितने एरिया पर लगा है। तो अगर हम यहाँ प्रतिबल का फॉर्मूला लिखें, प्रतिबल बराबर यहाँ पर एफ आर, ये हमेशा याद रखना, एफ आर ये अंदर उत्पन्न होने वाला है, आर का मतलब है रेस्टोरिंग फोर्स, फोर्स है कौन सा है, रेस्टोरिंग, प्रत्यानयन बल, हम लिख देते हैं प्रत्यानयन बल, ये प्रत्यानयन बल है। और इसके बट्टे में क्या होगा, इसके बट्टे में हो जाएगा ये एरिया, कितने एरिया पे लगा है, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है प्रतिबल का, ये प्रतिबल का हमारे पास फॉर्मूला है, वो रियल फॉर्मूला ये है। अब होता क्या है, अगर हम देखें तीनों जगह देखें, सर ये बाह्य बल, ये प्रत्यानयन बल, सर ये बाह्य बल, ये प्रत्यानयन बल, 95% केसेस में होता क्या है कि आंतरिक बल जो है, ये प्रत्यानयन बल, ये बाह्य बल के बराबर होता है। 95 केसेस में प्रत्यानयन बल और बाह्य बल दोनों बराबर होते हैं। लेकिन 5% केसेस में क्या होता है कि बाह्य बल अलग होता है और प्रत्यानयन बल अलग होता है। अब हमें मालूम है कि सर 95 केसेस में बाह्य बल ही प्रत्यानयन बल का काम करता है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है इन किताबों में भी, और जो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं उनमें भी क्या हो जाता है कि वो बाह्य बल को बता देते हैं कि सर अगर प्रतिबल की परिभाषा लिख रहे हो तो लिखो बल बट्टे क्षेत्रफल, और इस बल के लिए लिखा देते हैं बाह्य बल, क्योंकि भाई 95% केसेस में बाह्य बल प्रत्यानयन बल के बराबर होता है। तो वही वैल्यू काम कर जाती है कि भाई ये वाला बाह्य बल दिया है और इसी को रखे हमने सवाल निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बाह्य बल रखा जाता है, लेकिन बाह्य बल नहीं रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है ये वाला प्रत्यानयन बल रखा जाता है। लेकिन अब तुमको कोई सर सही तो है, 95% हमारे सही सवाल होते हैं, लेकिन 5% तो गलत हो जाएंगे। तो मैं अगर आपको कोई जानकारी दे रहा हूँ तो मैं एग्जैक्ट जानकारी दूंगा, अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, ये जो चीज़ है मैं वही बताऊंगा। ये है प्रत्यानयन बल, तो बाह्य बल नहीं है, लेकिन ये जो प्रत्यानयन बल है इसकी वैल्यू बाह्य बल के बराबर होती है 95% केसेस में, लेकिन 5% केस ऐसे भी हैं जहां पर बाह्य बल अलग है और प्रत्यानयन बल अलग है। फिर और उस कंडीशन में अगर आपको सवाल दे दिया तो मतलब आपसे प्रतिबल निकलवाया तो आप गलत ही निकालोगे। तो लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है सर ये वाला जो बल है वो कौन सा बल हम लाते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सर दाब और इस प्रतिबल में अंतर क्या है। सर दाब में क्या अंतर है, दाब में जो बल रखते हैं ये बल, ये बाह्य बल है, और प्रतिबल में जो बल रखते हैं वो आंतरिक बल है। लेकिन ये जो बल हैं 95% केसेस में बराबर होते हैं, 5% में अलग होते हैं। तो हम कहेंगे सर दाब में और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, ये बाह्य बल है, बाह्य बल बट्टे क्षेत्रफल, ये भी देखो बाह्य बल भी इसी क्षेत्रफल पर लगा है और प्रत्यानयन बल भी इसी क्षेत्रफल पर लगा है, तो क्षेत्रफल तो दोनों जगह कॉमन है। तो हम कहेंगे सर दाब और प्रतिबल में बस थोड़ा सा अंतर है कि ये जो बल होता है दाब वाले में बल लगाते हैं बाह्य वाला, और प्रतिबल में प्रत्यानयन बल लगाते हैं अंदर वाला, बस इतनी सी जानकारी है। अब हम बात करें सर इसका जो भी मात्रक होता है सर वही मात्रक फिर इसका निकलेगा, क्योंकि ये भी बल बट्टे क्षेत्रफल है। तो अगर हम यहाँ से मात्रक की बात करें, मात्रक तो मात्रक होता है सर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, हम इसको याद करेंगे।
और यही मात्रक तो दाब का था, दाब का भी तो यही था। अभी देखो प्रत्यास्थ गुणांक निकालेंगे, उसका भी यही निकल के आएगा, तब बताएंगे कैसे निकल के आता है। एक बार बताओ, विकृति है, विकृति का क्या कोई मात्रक हो सकता है? एक बार बताओ, विकृति का मात्रक होगा क्या? इसका कोई मात्रक होगा? इसका कोई मात्रक होगा? नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर भी लंबाई है, मतलब लंबाई को मीटर में मापते हैं, नीचे भी लंबाई है, मीटर में मापते हैं, मीटर बट्टे मीटर हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये मात्रक नहीं होता, विमाहीन राशि है। यह विमाहीन राशि, विमाहीन राशि है। समझ में आ गया? ये तो भाई विमाहीन राशि है, इसमें तो कोई विमा ही नहीं होती, लेकिन इसकी विमा होती है। इसकी विमा और दाब की विमा बराबर होती है। आगे एक और शब्द आएगा, प्रत्यास्थता गुणांक। तो विमा, इसकी विमा और प्रत्यास्थता गुणांक की विमा तीनों की बराबर होती है। प्रत्यास्थता गुणांक की कैसे होती है तो वो हम अभी समझेंगे। अभी यहाँ से एक बात और समझने वाली है, सर ये क्या होता है? प्रत्यास्थता की सीमा, एक शब्द है प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक लिमिट, ELAS, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि जैसे मान लो ये प्रतिबल है, प्रतिबल क्या करता है? किसी वस्तु की आकृति में बदलाव करता है, परिवर्तन करता है, प्रतिबल ये काम करता है। अब हम बात करें सर, ये जो प्रतिबल है, तो प्रतिबल का मान बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे वस्तु की आकृति में उतना ही परिवर्तन आ जाएगा, वस्तु की आकृति में उतना ही। अच्छा हाँ, एक बात मैं बताना यहाँ पर भूल गया। क्या बात भूल गया? कि प्रतिबल देखें तो प्रतिबल कितने प्रकार का होता है? प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। रुको, अभी इसको मैं लिखूंगा, मैं ये बात भूल गया, रुक जाओ 1 मिनट। क्या है कि यहाँ पर ये जो है ना प्रतिबल, हम लिखेंगे प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। तो भाई प्रतिबल भी 3 प्रकार का होता है, विकृति 3 प्रकार की, प्रतिबल भी 3 प्रकार का। रैखिक प्रतिबल, ये लंबाई में वृद्धि हो रही है, ये आयतन प्रतिबल, और ये विरूपक प्रतिबल। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 प्रकार का होता है, तो लिख दो रैखिक, रैखिक प्रतिबल, प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, और विरूपक, विरूपक प्रतिबल, प्रतिबल। ये हुए 3। तो हमें एक बात समझ में आई कि सर हमारे पास विकृति है, विकृति भी 3 ये गई, और अगर प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल भी 3 प्रकार का होता है। फॉर्मूला सबका यही होगा, FR/A। अगर इनका कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला तो यही होगा सर, FR/A। फॉर्मूला यही है, सबका यही है कि अंदर प्रत्यानयन बल कितना है और कितना एरिया पर लगा है। फॉर्मूला तीनों के लिए यही निकलेगा। अब हम बात करते हैं, अब हम समझेंगे सर प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा, इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक, ELAS, इलास्टिक लिमिट, LIMIT। अब हम बात करें सर प्रत्यास्थता की सीमा, अब हम समझेंगे। देखो, जैसे जैसे प्रतिबल का काम क्या है? प्रतिबल का काम है किसी वस्तु की आकृति में बदलाव लाना। सर जितना ज्यादा प्रतिबल होगा उतना ज्यादा बदलाव आएगा। तो जैसे जैसे प्रतिबल का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वस्तु की आकृति बदलना, उसकी आकृति में बदलाव है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिस पर वो कहेगी वस्तु को, भाई साहब बस इतना बदलाव हम सह सकते हैं। अगर तुम यहाँ तक बदलाव करोगे और बाह्य बल हटाओगे तो हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा किया तो फिर हमारे अंदर एक स्थायी परिवर्तन आ जाएगा, फिर हम दोबारा लौट के नहीं आ पाएंगे। तो हम है क्या कि ये प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है कि प्रतिबल का वह अधिकतम मान जिस पर कोई वस्तु, वह अधिकतम मान जिस पर कोई वस्तु ये जो प्रत्यास्थता का गुण नहीं खोती। लेकिन अगर उस जो अधिकतम मान है उससे थोड़ा मान और बढ़ाएंगे तो वह वस्तु अपना प्रत्यास्थता का गुण त्याग देगी और वस्तु में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। तो प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब क्या है? सर प्रतिबल का एक मैक्सिमम मान है जिस मान पर वो वस्तु अपना प्रत्यास्थता का गुण नहीं खोती, उस मान तक, और उससे अगर आगे जाओगे तो अपना प्रत्यास्थता का गुण खो देगी, फिर वस्तु में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या है? वह अधिकतम, अधिकतम प्रतिबल, प्रतिबल जिस पर
कोई वस्तु जिस पर कोई वस्तु अपना प्रत्यास्थता का गुण प्रत्यास्थता का गुण नहीं खोती है। वह मतलब ये वह प्रतिबल का वह अधिकतम मान है जिस पर अपना प्रत्यास्थता का गुण नहीं खोती है। यदि यदि प्रतिबल का मान अब और थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो उस वस्तु का प्रत्यास्थता का गुण नष्ट हो जाएगा। तब इस अधिकतम प्रतिबल को ही प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। ये हमें समझ में आया। सर प्रत्यास्थता की सीमा क्या है? प्रतिबल का वो मैक्सिमम मान है जिस मान तक वस्तु अपना प्रत्यास्थता का गुण संभाल कर रखती है। उस मान से अगर आगे बढ़ोगे तो प्रत्यास्थता का गुण त्याग देगी वस्तु और उस वस्तु में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। ये होती है प्रत्यास्थता की सीमा। अब एक बात बताओ, अगर हम प्रत्यास्थता की सीमा को त्याग दें, किसी वस्तु ने अपना प्रत्यास्थता की सीमा त्याग दी तो उसमें एक स्थायी परिवर्तन आ जाएगा, फिर वो वापस लौटकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगी। तो ऐसी वस्तु को अप्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। अप्रत्यास्थ वस्तु या हम इसी को प्लास्टिक वस्तु कहते हैं। प्रत्यास्थता एक गुण कैसा है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला देगा। एक गुण होता है प्लास्टिकता, प्लास्टिसिटी, एलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा प्लास्टिसिटी। अगर किसी वस्तु में खींच कर लंबा कर दिया तो वो दोबारा पुनः लौट कर नहीं आई, तो इसका मतलब उसमें गुण है प्लास्टिसिटी का। और अगर हमने किसी वस्तु को खींच दिया और फिर छोड़ दिया और अपने पुनः उस अवस्था में आ गई तो इसका मतलब उसमें गुण है एलास्टिसिटी का। तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं सर एलास्टिसिटी का उल्टा प्लास्टिसिटी होता है। जिस चीज को हम अप्रत्यास्थ बोलते हैं हम उसको बोल सकते हैं कि ये प्लास्टिक वस्तु है। तो चलो यहाँ पर एक काम करिए, आप इसका नोट पॉइंट ये जो है इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से एक नियम है, तो वो नियम मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप इसका हुक का नियम है तो उसको मैं अभी बताऊंगा, तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए उसका। तो चलिए अब हम हुक का नियम समझ लेते हैं कि सर हुक का नियम क्या है। देखो एक वैज्ञानिक थे हुक, इन्होंने एक अपना नियम दिया। इन्होंने नियम क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अगर किसी वस्तु का प्रतिबल देखा जाए तो वह प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। मतलब विकृति जितनी ज्यादा लाना चाहते हो प्रतिबल उतना ही ज्यादा रखना पड़ेगा, विकृति जितनी कम लाना चाहते हो तो प्रतिबल भी उतना ही कम रखना पड़ेगा। ये नॉर्मल सा एक इनका नियम था। तो हम लिखते हैं पहले प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। मतलब ये है प्रतिबल और ये समानुपाती होता है विकृति। ये हमको डायरेक्ट याद रखना है कि सर अगर हम प्रतिबल को देखें तो वो विकृति के समानुपाती है। मतलब किसी वस्तु में जितनी ज्यादा विकृति लाना चाहते हो, जितना ज्यादा विकृति लाना चाहते हो सर उसका प्रतिबल उतना ही ज्यादा रखना पड़ेगा। हम एक फिजिक्स में नियम जानते हैं कि सर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति। ये जो E कांस्टेंट आ गया, ये जो E कांस्टेंट है इसी का नाम है प्रत्यास्थता गुणांक।
अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ई बराबर क्या होगा, देखो ई यहीं पे है, विकृति इधर भेजेंगे तो अपॉन में आ जाएगी, तो ई बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, तो हम सीधा करके लिखते हैं ई बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, ये है ई बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति। हमें यहाँ से समझ में आया कि सर ई क्या है, यहाँ पर ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है, ये है प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब हमें समझ में आया सर प्रत्यास्था गुणांक ये है, इसका सर फॉर्मूला, इसका हम मात्रक निकालना चाहें तो देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखो मैंने मिटाया नहीं अभी, विकृति मतलब लंबाई बट्टे लंबाई, आयतन बट्टे आयतन, लंबाई बट्टे लंबाई, तो सर यहाँ तो कट जाता है, यहाँ तो इसका कोई मात्रक नहीं है, बेमाहीन राशि है, तो इसका तो कोई मात्रक नहीं है। इसका मतलब सर प्रतिबल का जो भी मात्रक होगा वही मात्रक प्रत्यास्था गुणांक का होगा, और प्रतिबल का मात्रक क्या है ये भी मैंने देखो साइड में लिख दिया है, ये 3 प्रकार के प्रतिबल हैं, एफ आर अपॉन ए, मतलब बल बट्टे क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो फिर इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बनेगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये अब हम यहाँ से समझ सकते हैं सर दाब का मात्रक न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर होता है, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर होता है, सर प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये है जो मैंने शुरुआत की क्लासेस में आपको बताया था, मैंने कहा था कि 10 से 15 बिमी सूत्र हैं पूरी फिजिक्स में, केवल उन्हीं बिमी सूत्र को हमें याद करना है, और 20 से 25 मात्रक हैं, केवल उन्हीं को याद करना है, उनके अलावा कुछ नहीं याद करना। मैंने ये कहा था शुरुआत में जब मैंने क्लास पढ़ाई थी तब, और वही मैंने 20 से 25 मात्रक आपको लिखाए थे, और वही मैंने 10 से 15 बिमी सूत्र लिखाए थे। मैंने कहा था कि बस इनको ही याद करना, बिमी सूत्र और मात्रक से अगर सवाल बनेगा तो इन्हीं में से, वरना कहीं से भी नहीं। अगर आपको वो समझने हैं कि सर वो कौन से 25 मात्रक हैं, वो कौन से 15 बिमी सूत्र हैं, तो आप उस पीछे वाली क्लास को जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सर यहाँ पर नोट पॉइंट एक समझ में आ सकता है, यहाँ पर हम यहाँ नोट पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, नोट पॉइंट दाब, दाब बराबर प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता गुणांक, गुणांक इन तीनों का मात्रक, मात्रक कोमा बिमी सूत्र, बिमीय सूत्र समान, समान होता है, होता है। ये इसको यहाँ साइड में लिख के चलेंगे, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि सर दाब का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक और प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक, इनका मात्रक समान है और बिमी सूत्र भी समान है। तो हम यहाँ बिमी सूत्र निकाल सकते हैं। सर बल का बिमी सूत्र MLT-2, जब मैंने बिमी सूत्र बताया था मैंने कहा था कि बल का डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि बल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो बल का हमें पता चलेगा, और इसका होता है L स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है L स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा ML-1T-2। इसको जरा सॉल्व कर लेना, घात नीचे 2 है, एक कट जाएगी, ऊपर जाएगा तो माइनस का L हो जाएगा, तो ये है इसका बिमी सूत्र। यही बिमी सूत्र और यही मात्रक इन तीनों राशियों का होता है। ये बात भी मैंने उस क्लास में आपको बताई थी, तो आप याद रखना, उस क्लास को भी जाकर देखना। तो ये हुआ हमारा प्रतिबल, हुक का नियम, और यहाँ से हम समझे सर प्रत्यास्था गुणांक। अगर हम बात करें सर प्रतिबल हमारे पास कितने प्रकार के थे, तो देखो अभी मैंने मिटाया नहीं, प्रतिबल हमारे पास 3 प्रकार के हैं। और अगर हम कहें सर विकृति, विकृति कितने प्रकार की है, विकृति भी सर 3 प्रकार की है। इसका मतलब सर विकृति भी 3 प्रकार की है, प्रतिबल भी 3 प्रकार का है, तो इसका मतलब जो प्रत्यास्था गुणांक होंगे वो भी 3 प्रकार के होंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं, होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो सर कौन से होते हैं, जरा नाम लिखो उनका। पहला होता है, देखो अगर हम रैखिक प्रतिबल बट्टे रैखिक विकृति रखेंगे तो रैखिक प्रत्यास्था गुणांक आएगा, और उसी का नाम है यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो हमारा पहला है रैखिक, रैखिक प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता गुणांक, इसी का एक और नाम है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता
गुणांक, ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। और तीसरा है विरूपक, विरूपक प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, इसका नाम होता है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इसका एक और नाम है दृढ़ता गुणांक, ये इसका नाम होता है। तो हमें समझ में आया कि सर हमारे पास विकृति भी 3 प्रकार की थी, सर प्रतिबल भी 3 प्रकार का निकल गया, और प्रत्यास्थता गुणांक भी सर 3 प्रकार के निकल के आ गए। ये फॉर्मूले हम जानते हैं, भाग लगाएंगे तो इनका भी फॉर्मूला निकल आएगा। तो हम यहाँ से समझ चुके हैं सर हुक का नियम, हुक का नियम समझ में आ गया, और प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है वो भी हमें डिटेल में समझ में आ गया है। अब हम कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे, कुछ नोट पॉइंट बचे हैं, उन नोट पॉइंट को और लिखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से क्लोज होगा। तो पहले चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उन नोट पॉइंट पर आते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इन नोट पॉइंट को भी समझ लेते हैं कि सर ये कौन से नोट पॉइंट हैं। देखो, पहला है हुक के अनुसार प्रतिबल तथा विकृति के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव होता है। अगर हुक ने बताया था कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, समानुपाती का मतलब ये है अगर प्रतिबल एक बढ़ेगा तो विकृति भी एक बढ़ेगी, ये 2 बढ़ेगा तो ये भी 2 बढ़ेगा। तो अगर इनके बीच में ग्राफ खींचा जाए, मतलब अगर हम बात करें सर एक ग्राफ खींचें, यहाँ पर प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल और यहाँ पर रखें विकृति, विकृति, और अगर इनके बीच में ग्राफ खींचें तो जैसे मान लो प्रतिबल को हमने 1 बढ़ाया तो ये भी 1 बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये कहाँ काटेंगे, यहाँ काट जाएंगे। फिर हमने इसको 1 और बढ़ाया तो ये भी 1 और बढ़ जाएगा, ये कहाँ काटेंगे, ये 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 यहाँ कहीं काट जाएंगे। और हमने फिर इसको 1 बढ़ाया, 1 इसको बढ़ाया तो 1 ये भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ेंगे। कुल मिलाकर प्रतिबल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विकृति भी बढ़ेगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए इन पॉइंट को मिलाया जाए तो सर पॉइंट को मिलाने से एक कैसी रेखा निकल रही है, एक सीधी रेखा निकल रही है, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा निकल के आ रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हुक के अनुसार प्रतिबल तथा विकृति के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव होता है एक सरल रेखा। हम ये लिख देंगे एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, ये याद रखना है कि एक सरल रेखा होता है हमेशा प्रतिबल और विकृति के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो। देखो रबर के लिए ऐसा नहीं होता, जो रबर होती है उसमें इस तरह से होता है, इस तरह से ग्राफ होता है, लेकिन इतना हमको नहीं समझना, इतनी गहराई में सवाल नहीं पूछेगा। रबर के लिए ये वाला ग्राफ बनता है, इसका ये वाला ग्राफ बनता है, लेकिन हमें केवल अभी हुक का नियम का इस्तेमाल करना है तो वो हमने बता दिया। अगला है सर प्रत्यास्थता गुणांक है वो किस पर निर्भर करता है। तो देखो जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो तापमान, 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 तापमान पर निर्भर करता है। दूसरा कोई पदार्थ है, वो पदार्थ जिसके ऊपर हम बाह्य बल लगाकर उसमें विकृति लाना चाहते हैं सर उसकी लंबाई चौड़ाई पर, उसकी मतलब विमाओं पर निर्भर करता है। तो आप या पदार्थ की विमाओं, विमाओं, विमाओं में लंबाई है, चौड़ाई है, कोमा आयतन है, आयतन भी उसकी विमाओं में आ जाता है। तो कुल मिलाकर इन पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा। और एक है सर विरूपक, विकृत, विकृत लाने की विधि, विकृत लाने की विधि मतलब किसी वस्तु में हम विकृति ला रहे हैं तो हम कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि स्पर्श रेखी लगा रहे हैं कि बाहर से ऐसे दबा दिया, मतलब कौन सी विधि है, विकृति लाना चाहते हैं लेकिन किस हिसाब से बल लगा रहे हैं, तो वो भी यहाँ निर्भर करता है। प्रत्यास्थता गुणांक इस पर भी डिपेंड करता है। तो इन 3 बातों पर प्रत्यास्थता गुणांक निर्भर करता है, हम ये याद रखेंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है सर प्रत्यास्थता श्रांति। प्रत्यास्थता श्रांति मतलब इलास्टिक फटीग क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको लेता हूँ, देखो ये आपको दिख रहा है, ये एक तार है, बिजली के वायर आते हैं, बिजली के वायर में से मैंने एक तार निकाला है। अगर मैं इस तार को मोड़ूं, अगर मोड़ूंगा तो जहां ये मुड़ेगा वहां पर पार्टिकल में खिंचाव आ जाएगा और एक विकृति आ जाएगी, और फिर अगर सीधा करूंगा तो फिर वो वहीं आ जाएगा। जरा इसको देखो मैं कर क्या रहा हूँ और ध्यान से इसको देखना। मोड़ा, विकृति आ गई, मैंने बाह्य बल लगाया है, फिर बाह्य बल लगा के सीधा कर दिया, फिर मैंने इसको मोड़ दिया, फिर बाह्य बल लगा के सीधा किया, फिर मोड़ा, फिर बाह्य बल लगाया, फिर मोड़ा, फिर बाह्य बल लगाया, फिर मोड़ा, फिर बाह्य बल लगाया, टूट गया। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं बाहर का बल लगा रहा था, बाह्य बल लगा रहा था, बार बार लगा रहा था, बार बार, तो ये जो पॉइंट थे, ये पॉइंट, इन पॉइंट पर
जो प्रत्यास्थता का गुण था वो हर बार घट रहा था। मतलब यहाँ पर बार बार बल लगाने से यहाँ पर प्रत्यास्था का गुण लगातार घट रहा था और इसके कारण अंततः वो बिल्कुल खत्म हो गया और ये वस्तु टूट गई। ये आपने बहुत बार किया होगा कि सर कोई तार है, उसको बार बार मोड़ते हैं तो टूट जाती है। वो क्यों टूटा? वो इसी के कारण टूटा कि प्रत्यास्थ तथा श्रांति के कारण। अब यहाँ समझेंगे कि सर प्रत्यास्थ तथा श्रांति होती क्या चीज है। जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु पर, जैसे मैंने आपको एक अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया, किसी वस्तु पर लगातार अगर बाह्य बल लगाता रहता हूँ तो उस बाह्य बल लगाने के कारण वह वस्तु अपना प्रत्यास्थता का गुण त्याग देती है या प्रत्यास्थता वहां कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण वह वस्तु टूट जाती है। यही यही प्रत्यास्था श्रांति कहलाता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि यदि यदि किसी वस्तु, किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बार बार बाह्य बल, यहाँ ब्रैकेट में लिखना विरूपक बल, मतलब ये वो बल है जो इसका रूप बदल रहा था। बार बार बाह्य बल या विरूपक बल लगाया जाता है तो वह वस्तु अपनी प्रत्यास्थता को लूज कर देती है, प्रत्यास्थता को लूज कर देती है। अर्थात वस्तु टूट सकती है। मैंने देखो टूट सकती है, यहाँ तो मैंने तुम्हें तोड़ के दिखा दिया, मैंने ये कहा है टूट सकती है। वहां पर प्रत्यास्था लूज कर देगी और ज्यादा बल लगाएंगे तो टूट सकती है, टूट जाएगी। तो ये है टूट सकती है। इसी को प्रत्यास्थता श्रांति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, एक तार को बार बार मोड़ने से वह टूट जाता है। क्यों? प्रत्यास्था श्रांति के कारण। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे, एक तार को बार बार मोड़ने पर वह टूट जाता है। कारण क्या है? यही कारण है कि प्रत्यास्था श्रांति। अगला एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई कोई अगर पुराना पुल है तो सर पुल पर जैसे लोग जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं, देखो हमें नहीं महसूस होता है लेकिन ऐसा होता है, वो पुल थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर वजन आने के कारण वो थोड़ा सा मतलब झुक जाता है और जैसे ही लोग चले जाएंगे फिर वहीं आ जाएगा, फिर झुक जाएगा, फिर वहीं आ जाएगा, फिर मतलब एक बहुत लंबे समय से अगर पुल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह पुल भी अपनी प्रत्यास्था का गुण खो देगा और अंततः लास्ट में हम कहते हैं कि ये पुल दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ये हमारे लिए अब इतना सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित पुल है, फिर हम उस पुल पर नहीं जाते हैं। तो हमें लिख देंगे कि पुराने पुल बहुत यूज होने के कारण असुरक्षित घोषित कर दिए जाते हैं। असुरक्षित घोषित क्यों करते हैं? क्योंकि भाई साहब ये कभी भी टूट सकता है, क्योंकि इसका इतनी बार इस्तेमाल किया गया है, इसके ऊपर इतनी बार विरूपक बल लगाया है कि इसने अपना प्रत्यास्था का गुण त्याग दिया होगा। अब ये जर्जर होने की कगार पर है, गिरने की कगार पर है, तो वहां पर फिर कोई नहीं जाता है। तो एक और एग्जाम्पल है इसका, एक और हम देखो एग्जाम्पल समझते हैं इसका जो था वो, उसका एक एग्जाम्पल और है। जैसे मान लो एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग तुला देखी है, उसमें स्प्रिंग लगी रहती है। अगर स्प्रिंग तुला है हमारे पास, उससे हम बार बार तौलते हैं, वजन तौलते हैं, तो उस स्प्रिंग में बार बार खिंचाव आता है। तो स्प्रिंग तुला में बहुत बार इस्तेमाल करने के कारण स्प्रिंग तुला में भी एक समय बाद एक प्रत्यास्था की कमी होने के कारण वह सही वेट मेजर नहीं करती है। तो हम यहाँ तो वो उसके कारण क्या है सर, उसमें भी प्रत्यास्था श्रांति लग जाती है। तो हम कहेंगे सर कि एक स्प्रिंग तुला, इस स्प्रिंग तुला पुरानी
पुरानी होने पर सही द्रव्यमान ब्रैकेट में भार की गणना नहीं करती। वो भी भाई पुरानी हो गई तो वो भी इतना अच्छा काम नहीं करेगी। तुमने भी देखा होगा कि कहीं तुम्हारी मशीन है, कोई साइकिल वगैरह है, तो दुकान पे गए होगे, आपने बोला होगा कि सर देखो हमारी जो मशीन या फिर कोई साइकिल है उसकी जो स्प्रिंग है लूज हो गई है, कोई नई यहाँ स्प्रिंग लगा दो। ऐसा तुमने देखा होगा कि सर साइकिल की जो पीछे उसका स्टैंड रहता है, उस स्टैंड में एक स्प्रिंग लगी रहती है, कुछ समय बाद या फिर बहुत लंबे समय बाद वो स्प्रिंग लूज हो जाती है, तो फिर हम दूसरी नई स्प्रिंग लगाते हैं। इसका मतलब ये है स्प्रिंग भी बहुत बार बार उस पर विरूपक बल लगाया गया होगा तो सर वो भी लूज हो जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है? प्रत्यास्थता श्रांति। तो यहाँ पर हुआ ये प्रत्यास्थता पूरी तरह से समाप्त, ये वाला। और ये यूनिट नंबर 4 भी पूरी तरह से खत्म हो गई। काफी लंबा समय लग गया इस यूनिट नंबर 4 को खत्म होने में। तो यूनिट नंबर 4 पूरी तरह से खत्म है। अब कल की जो क्लास होगी उसमें मैं देखूंगा इस यूनिट नंबर 4 से जो मुझे लगेगा कि जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन महत्वपूर्ण सवालों को मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास के अंतर्गत। तो आज बस चलो, ये काफ़ी वैसे भी लंबी क्लास होगी, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।